हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम इनकम फ्रॉम सैलरी के मकान से संबंधित आगे के कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने सरकारी कर्मचारी होने पर मकान की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, अर्ध सरकारी या प्राइवेट फर्म में जो व्यक्ति काम करता है उसमें कैलकुलेशन कैसे की जाती है, इसके हमने 2-3 टॉपिकों को कवर किया है। एक में नियोक्ता का खुद का मकान होता है, दूसरा टॉपिक था नियोक्ता आपको मकान की सुविधा दे रहा है लेकिन रेंट पर लेकर दे रहा है, और तीसरा जो उसका टॉपिक था उसमें नियोक्ता रेंट पे लेके हमें सुविधा दे रहा था लेकिन साथ में कुछ ना कुछ आपसे पेमेंट आपकी सैलरी में से काटता है या कुछ पेमेंट आपसे अलग से लेता है। अब जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वहाँ पर ना तो नियोक्ता आपको कोई मकान खुद का देगा और ना ही किराए से लेकर देगा। इस टॉपिक में आपको मकान से संबंधित कुछ भत्ता मिलेगा, अलाउंस मिलेगा, ना कि मकान की सुविधा दी जाएगी। और इसकी कैलकुलेशन करते समय स्टूडेंट यही कंफ्यूज होता है कि दोनों में अंतर क्या है। दोनों में अंतर समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं। मैंने आपको बोला कि आप मेरी फर्म में जॉब करें, मैं अपने मकान जो एक जगह पर है उसमें आपको रहने की सुविधा दे रहा हूँ और उसके लिए मैं आपसे कोई अमाउंट नहीं लेता। दूसरा, मैं आपको अपनी फर्म में जॉब करने का ऑफ़र देता हूँ और उसके बदले में रहने के लिए मैं आपको कुछ पेमेंट दे रहा हूँ। तो मैंने आपको ना तो यहाँ पर मकान दिया और ना ही मकान का मैंने किराए से लेके उसमें आपको कोई छूट दी। मैंने आपको क्या किया है, पहली वाली कंडीशन में मैंने आपको मकान दिया है रहने को और यहाँ पर मैं आपको मकान का भत्ता दे रहा हूँ। मतलब आपको मकान पे आपके कितने खर्चे हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, उससे मुझे मतलब नहीं है। मैं उसके बदले में आपको क्या दे रहा हूँ, अलाउंस दे रहा हूँ। तो दोनों के बीच में अंतर यही होता है कि एक होता है किराया मुक्त मकान और एक होता है मकान किराया भत्ता। तो दोनों में यहाँ आपको क्या मिल रहा है, भत्ता मिल रहा है, अलाउंस मिल रहा है, और यहाँ पर मुफ्त में आपको क्या मिल रहा है, मकान मिल रहा है। तो दोनों में ये अंतर होता है कि एक में आपको मकान प्राप्त होता है रहने के लिए और दूसरे में आपको रहने के लिए जो मकान है उसके लिए पेमेंट मिल रहा है, ना कि मकान मिल रहा है, मकान आपको खुद को लेना है। तो दोनों में ये मेन अंतर है। चलिए, इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो जब अगर मकान किराया भत्ते की कैलकुलेशन करना हो तो आपको क्या याद रखना है। सबसे पहले तो प्राप्त मकान किराया भत्ता लिखना है, उसके बाद इसमें से क्या आपको घटाना है। तो इसमें से आपको निम्न में जो कम हो वो आपको घटाना है। पहला, प्राप्त मकान किराया, मतलब जो यहाँ लिखा है वही अमाउंट, या तो ये, या जितना आपने किराया चुकाया है उसमें से 10% सैलरी माइनस करें और उसके बाद जो अंतर आएगा वो अमाउंट। ठीक है, फिर से समझिए इसको। चुकाया किराया, एक्चुअल जो आपने रेंट दिया पेड किया है वो, उसमें से जो आपकी सैलरी है उसका 10% अमाउंट माइनस करें और दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो आपको लिखना है। और या अगर आप किसी सामान्य शहर में रह रहे हैं तो आपकी सैलरी का 40% और विशिष्ट शहर मतलब राजधानियों में आप रह रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या चेन्नई में, तो कितना आएगा, 50%। तो 3 कैटेगरी है लेस करने की, ये अमाउंट माइनस होगा, उसके बाद जो होगा वो क्या होगा, टैक्सेबल। ठीक है, तो फिर से आप एक बार समझ लीजिए। एक्चुअल जितना भी रेंट पेड कर रहा है एम्प्लॉय वो आपको लिखना है, उसके बाद वापस एक्चुअल रेंट, अगर हो सकता वो कम हो जाए, या एक्चुअल रेंट माइनस 10% सैलरी का, दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो अमाउंट लेस हो जाएगा। या सामान्य शहर है तो सैलरी का 40% माइनस हो जाएगा, विशिष्ट शहर है तो सैलरी का 50% लेस होगा। उसके बाद जो अमाउंट होगा वो आपका टैक्सेबल होगा और जो लेस होगा वो होगा टैक्स फ्री। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम इसका।
एक कर्मचारी को 25,000 रुपये प्रति माह वेतन एवं 5,000 रुपये प्रति माह किराया भत्ता मिलता है। देखिए यहाँ पर सैलरी कितनी दी जा रही है, 25,000 वो तो अलग ही, लेकिन किराया भत्ता दिया जा रहा है अलग से उसको, कितना, 5,000 पर मंथ। वह 6,000 रुपये प्रति माह के मकान में के, अब देखिए एक्चुअल किराया कितना दे रहा है वो 6,000। करमुक्त मकान किराया भत्ता एवं कर योग्य मकान किराया भत्ते की गणना कीजिए। मतलब कर मुक्त भी निकालना हमको, टैक्स फ्री भी निकालना और टैक्सेबल भी। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या फॉर्मेट में पढ़ा, जितना भी किराया प्राप्त हुआ मकान का, तो मकान का किराया कितना प्राप्त हुआ हमें, 60,000। मकान का किराया सबसे पहले यही का ही अमाउंट यहाँ पे आता है। अब जितना हमें इसका अलाउंस प्राप्त हुआ है उसमें से हम क्या लेस करेंगे, सबसे पहले एक्चुअल जो हमने किराया चुकाया, वो एक्चुअल किराया कितना चुकाया, 6,000। 6,000 इंटू 12 कितना होगा, 72,000। उसमें से लेस करेंगे सैलरी का 10%। अब सैलरी का 10%, सैलरी कितनी है आपकी, 25,000। अदर एक्सपेंसेस तो यहाँ, अदर अलाउंस वगैरह यहाँ नहीं दिए, तो सीधे 25,000 में 12 का इंटू किया, कितना आया, 3 लाख। 3 लाख का 10% कितना होता, 30,000। तो 72,000 में से 30,000 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 42,000। उसके बाद वेतन का कितना परसेंट, 40%, क्योंकि सामान्य शहर का नाम यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो हम सामान्य शहर मानेंगे। तो सैलरी कितनी है, 3 लाख। 3 लाख का 40% कितना होगा, 3 चौक 12, 1,20,000। इन तीनों में सबसे छोटा अमाउंट आपको क्या दिख रहा है, 42,000। 42,000 को टैक्स फ्री मानेंगे और जो अमाउंट बचेगा उसको क्या मानेंगे, टैक्सेबल। तो 60,000 में से 42,000 टैक्स फ्री अगर होता है तो बचा 18,000 आपका क्या होगा, टैक्सेबल। तो इस तरीके से हम इजीली इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपको याद रखना है एक्चुअल में जो अलाउंस मिला है वो ऊपर, उसके बाद वही का वही अमाउंट आपको यहाँ लिखना है। एक्चुअल में जो रेंट पेड कर रहे हैं उसमें से सैलरी का 10% माइनस करेंगे और एक्चुअल सैलरी का कितना, 40%। तीनों में जो अमाउंट छोटा होगा वो टैक्स फ्री और जो अमाउंट शेष बचेगा वो होगा आपका टैक्सेबल। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं हम, होटल में दी गई सुविधाएं। मतलब यहाँ पर आपको मकान नहीं दिया है, आपको काय की सुविधा दी गई है, होटल। मतलब कभी कभी कर्मचारी का बार बार ट्रांसफ़र होता है तो उसके लिए उसे कहीं पर जाने के लिए या आवास के लिए वो क्या करेंगे, होटल की सुविधा देंगे। तो होटल की सुविधा की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, देखिए। यदि नियोक्ता सरकारी या गैर सरकारी द्वारा कर्मचारी को आवास हेतु होटल में स्थान उपलब्ध कराया गया हो तो किराया मुक्त आवास सुविधा का मूल्यांकन पूर्व में वर्णित नियमों के अनुसार नहीं होगा। मतलब होटल की सुविधा अगर होगी तो हम इसकी कैलकुलेशन मकान की जो कैलकुलेशन हुई थी उसके अकॉर्डिंग नहीं की जाएगी, बल्कि निम्न होगी। पहला, गत वर्ष में भुगतान या देय वेतन का कितना परसेंट, 24%। मतलब लास्ट ईयर में जितना भी उसको पेमेंट दिया गया था उसका कितना, 24%। या होटल को चुकाया गया वास्तविक किराया, जो भी दोनों में कम हो। अब अपवाद क्या है इसमें, निम्नलिखित स्थिति में होटल में ठहरने की व्यवस्था कर योग्य नहीं होगी अगर कर्मचारी का आवास होटल में 15 दिन या उससे कम रहा हो, या स्थानांतरण के कारण कर्मचारी को अस्थायी रूप से होटल में रहने की सुविधा प्रदान की गई है, तब इस तरीके की कैलकुलेशन नहीं होगी। लेकिन अगर वो 15 दिन से ज़्यादा रहता है या स्थानांतरण के कारण नहीं रहता है, उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है लेकिन अब वो वहीं पर रहने के लिए उसे कहा गया है, तो यहाँ ये रूल फॉलो होगा और वरना नहीं होगा। मतलब 15 दिन से कम हुआ है तो ये रूल फॉलो नहीं होगा, और उसका स्थानांतरण अस्थायी अगर हुआ होगा तो भी नहीं ये कैलकुलेशन होगी। चलिए क्वेश्चन दिया है, मिस्टर संदीप माथुर का स्थानांतरण भोपाल से जबलपुर कर दिया गया। वह जबलपुर में 30 दिन होटल में रहा। होटल के कमरे का किराया कितना है, 800 रुपये प्रतिदिन है। मूल्यांकन के उद्देश्य से गत वर्ष का वेतन यहाँ दे दिया, गत वर्ष का वेतन कितना, 3,65,000। नियोक्ता द्वारा मिस्टर माथुर के होटल में रहने के लिए 100 रुपये प्रतिदिन की दर से राशि भी उससे वसूल की गई है। उपयुक्त सूचनाओं से होटल में आवास की सुविधा, अब उसको कितने की सुविधा मिली, तो देखिए सबसे पहले तो एक दिन के 800, 30 दिन के उससे कितने रुपए लिए गए, 24,000। फिर हमने क्या फार्मूला था, कर योग्य अवधि 30 दिन में भुगतान या देय वेतन का कितना, 24%। तो देखिए उसकी पिछले साल की सैलरी कितनी है, 3,65,000। उस पर कितने दिन का निकालना, 30 दिन का। साल भर में दिन कितने होते हैं, 365, तो 30 दिन की निकालना है हमें। और 24 क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बताया है कितना परसेंट निकालना, 24%। तो इसकी जब हमने कैलकुलेशन की तो कितना आया, 72,000। और हमने वहाँ पर
देखा था कि इन दोनों में से जो अमाउंट कम होगी वही अमाउंट हमें बाहर लिखना है। तो कितना अमाउंट 7,200। 7,200 में से वसूल कितना हो कर लिया है, 100 रुपये पर डे दिए हैं उसने। उसके सैलरी में से कितने कटे हैं, नियोक्ता ने 100 रुपये पर डे। तो 100 रुपये पर डे तो 30 दिन के कितने काट लिए, 3,000। मतलब कर योग्य फैसिलिटी उसको कितने की मिली है, टैक्सेबल कितनी है, 4,200 की, और 3,000 टैक्सेबल नहीं होगी। अब यहाँ पर ये कैलकुलेशन क्यों की गई है, क्योंकि 30 दिन रहा है वो 15 दिन से ज़्यादा, और यहाँ पर ये भी नहीं बोला गया है कि वो अस्थाई है, इसलिए हमने इस फॉर्मूले का यूज़ किया। तो जब 15 दिन से ज़्यादा रहेगा तो, और दूसरा क्वेश्चन में अस्थाई नहीं दिया होगा तो इस तरीके से हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे।